हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। देखिए, मैं आज आप लोग को चैप्टर 1 जैव प्रक्रम क्लास 10th का यूपी बोर्ड यानी कि मैं आपको पार्ट 3 बता दी थी और ये पार्ट 4 बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए पार्ट 4 में आपका जो हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग क्या है? जो आपका फर्स्ट हेडिंग है वो है पित्त रस का श्रावण, यानी हम लोग इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन ऑफ बाइल जूस। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है अमाशय रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पित्त रस बनता है। बोल रहा है जो अमाशय होता है, जो उसके अम्ल होते हैं, उसको प्रभावहीन करने के लिए क्या होता है? इसका पित्त रस बनता है। जो भोजन के क्षारीय बनता है, जो भोजन होता है उसका क्या बनता है? क्षारीय बनता है। साथ ही वसा का इम्लशीकरण करता है। जो ये अमाशय है वो भोजन का क्या करता है? उसके साथ ही जो वसा होता है यानी फैट, उसका क्या करता है? इम्लशीकरण करता है। यह भोजन को सड़ने से भी बचाता है, यानी कि जो ये भोजन होता है उसको क्या करता है? सड़ने में भी बचाता है। तथा हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करता है। जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उससे क्या करता है? उससे हम लोग रक्षा करता है, यानी कि साथ देता है। तो नेक्स्ट आपका है बी वाला जो हेडिंग है वो क्या है? हिपेरिंग। हिपेरिंग क्या है? देखिए यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ का स्रावण करती है, यानी कि जो ये यकृत कोशिकाएं होती है उसकी जो हेपरिंग नामक यानी जो प्रतिस्कंदन क्या होता है, जो पदार्थ उसका होता है उसका वो क्या करता है? श्रावण करता है। हिपेरिन का श्रावण करता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकती है। यानी जो रुधिर होता है यानी कि जो ब्लड होता है उसको क्या करता है? रोकने में, उसकी जो रुधिर की जो वाहिनियां होती हैं उसको रोकने में ये क्या करता है? साथ देता है, यानी कि उसको मदद करता है। कौन? तो हेपेरिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट हेडिंग है ग्लाइकोजन का संचय, यानी ग्लाइकोजन का जो संचय है वो कैसे होता है? तो इसको इंग्लिश में क्या हम लोग बोलते हैं? एक्यूमुलेशन ग्लाइकोजन। ठीक, जब पाचन के पश्चात रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। यानी बोल रहा है जो पाचन है, जो वो रुधिर में क्या करता है, यानी जो ब्लड में जिसकी आवश्यकता के कारण ग्लूकोज को क्या करता है? पहुंचाता है। और वहाँ यकृत को जो कितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, यानी कि वो जो ग्लाइकोजन है उसमें क्या करता है? वो बदल जाता है। और यकृत में संचित कर दिया जाता है, यानी कि जो ये यकृत में क्या किया जाता है? जो ग्लाइकोजन है इसको यकृत में क्या किया जाता है? इसको संचित कर दिया जाता है। जैसे नेक्स्ट हेडिंग है क्या? वसा संश्लेषण। जो वसा होता है उसका संश्लेषण कैसे होता है? यानी फैट सिंथेसिस। ठीक है, यकृत कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को वसा में बदलकर वसीय ऊतकों में संचित कर देता है। यानी कि ये जो यकृत है वो क्या करता है? ये कोशिकाओं को ग्लूकोज की मात्रा में क्या करता है? बदल देता है। और जो उसकी ऊतकें होती हैं उसको क्या कर देता है? संचित कर देता है। कौन? तो वसा संश्लेषण। यानी वसा संश्लेषण क्या करता है? तो यकृत कोशिकाओं को क्या करता है? मात्रा में बदल देता है और उसकी जो ऊतकें होती है उसको संचित कर देता है, यानी अलग कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है पित्त वर्णक का उत्सर्जन। पित्त वर्णक का उत्सर्जन कैसे होता है? इंग्लिश में बोलेंगे इस क्रिएशन ऑफ बाइल पिगमेंट। ठीक है, तो देखिए पित्त लवण तथा पित्त वर्णक का उत्सर्जन भी यकृत द्वारा होता है। यानी जो पित्त लवण होता है और जो ये पित्त वर्णक होता है उसका जो उत्सर्जन होता है उसके से होता है? यकृत द्वारा किया जाता है।
पित्त लवण एवं वर्णक वास्तव में लाल रुधिर कणिकाओं के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जो पित्त लवण होता है यानी जो लवण होता है वो वास्तव में क्या यानी कि वो कैसा होता है, वो लाल होता है। रुधिर कैसा होता है यानी ब्लड कैसा होता है, तो लाल होता है। और जो उसकी कणिकाएं होती है वो कैसी होती हैं, उत्सर्जित पदार्थ होती हैं, जिन्हें यकृत रुधिर से छानकर आहार नाल के उत्सर्जित पदार्थों के साथ मानव शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बोल रहा है कि जो ये यकृत होता है उसको क्या करता है, रुधिर से यानी कि उसको ब्लड से छान करके, उसको रुधिर से छान कर और वो क्या करता है, आहार नाल में उसको उत्सर्जित पदार्थों में क्या करता है, पहुंचाता है। मतलब आहार नाल में उसको क्या करता है, छान के पहुंचाता है। उसके बाद से फिर वो उत्सर्जित जो पदार्थ है उसके साथ वो मानव शरीर से क्या करता है, बाहर निकालने में क्या करता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ये बोल रहा है कि जो ये पित्त वर्णक और उत्सर्जन होता है, ये जो आहार नाल है, ठीक है, उसको जो रुधिर है वो आहार नाल में छान कर पहुंचाता है। फिर वो मानव के शरीर से बाहर निकलने में क्या करता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बहुत ज्यादा क्या करता है, उसका साथ देता है। किसमें, तो मानव शरीर के बाहर निकालने में जो रुधिर है, ठीक है। और ये और ज्यादा जो पित्त लवण है वो वास्तव में क्या मतलब वो जो कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका यूरिया का संश्लेषण। जो यूरिया का संश्लेषण होता है वो कैसे होता है, तो देखिए हम लोग देखते हैं यूरिया का संश्लेषण। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यानी यूरिया का संश्लेषण। देखिए यकृत में यूरिया का संश्लेषण एवं विषैले पदार्थों को कम हानिकारक बनाने का कार्य होता है। यानी कि ये जो यकृत है वो यूरिया के जो संश्लेषण है उसको क्या करता है, विषैले पदार्थ को क्या करता है, कम हानिकारक क्या करता है, बनाने में काम करता है। यानी कि जो यूरिया का संश्लेषण होता है वो जो यकृत है उस यूरिया में क्या करता है, विषैले जो पदार्थ है यानी जो सबसे ज्यादा जो पदार्थ है उसको क्या करता है, हानिकारक बनाने के लिए वो कार्य करता है, यानी वर्क करता है। नेक्स्ट है रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का कैसे बनता है, जैसे कि किसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड ये मतलब कि जो रुधिर है वो थक्का कैसे बनता है, यानी कि कैसे वो मतलब जो रुधिर है मतलब कि जो ब्लड है उसको कैसे मतलब जो क्या करता है, थक्का बनाता है, मतलब कैसे वो जम जाता है, कैसे वो जमना बनाता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो देखिए यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करती है। मतलब जो ये यकृत है, जो इसकी कोशिकाएं हैं वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को तथा जो ये फाइब्रिनोजन है उस रुधिर को संश्लेषण करता है। यानी कि वो ब्लड को क्या करता है, इकट्ठा बनाता है, ठीक है। जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनने का कार्य करता है। यानी मान लीजिए कहीं हम लोग का चोट लग जाता है, ठीक है, कहीं चोट लग जाता है या फिर कट पीट जाता है या फिर कुछ भी, तो ये जो क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन है और जो फाइब्रिनोजन है वो क्या करता है, जो भी रुधिर है, जो ब्लड है उसको क्या करता है, वहां पे थक्का बनाने के लिए जो मतलब धक्का, ठीक है, मतलब थक्का बनाने के लिए क्या करता है, रुधिर क्या करता है, वो थक्का बनने का क्या करता है, काम करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जैसे मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गया तो वहां पे जो चोट लग गया तो वहां पे जो ब्लड है वो आकर क्या करता है, वहां पे जमने का क्या करता है, कार्य का, यानी कि वहां पे क्या करता है, जम जाता है, थक्का बना लेता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रुधिर का थक्का, यानी क्लोटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। तो किसके कारण थक्का बनाता है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के कारण क्या करता है, वो और प्रोटीन को संश्लेषण करती है। तो उसके द्वारा ये क्या करता है, ये जो ब्लड है वो वहां पे थक्का बनाने का काम करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है अग्नाशय। यानी कि अग्नाशय को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। यानी कि ये इंग्लिश में अग्नाशय जो है उसको इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अग्नाशय के बारे में। तो देखिए यह यकृत के बाद
दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो यकृत है, उसके बाद ये सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका नाम क्या है, अग्नाशय है। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी तथा जे आकार का होता है। यानी कि ये कितनी लंबी होती है, तो 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, और जो इसकी आकार होती है वो जे आकार की रहती है। यह उदर गुहा में अमाशय तथा शेषांत्र के बीच स्थित होता है। यानी जो ये उदर गुहा होता है और जो अमाशय वहाँ पे क्या करता है, उसी के बीच में ये क्या करता है, स्थित रहता है। यानी वहीं पे उसका क्या रहता है, वो वहीं पे रहता है। कहाँ पे, तो उदर गुहा में और अमाशय के बीच में वो क्या है, स्थित है, जिसका वो शेषांत्र है। ठीक है। सामान्य व्यक्ति में इसका भार 60 से 90 ग्राम होता है। जो व्यक्ति हैं वो लोग के जो भार होती हैं, उस लोग के व्यक्ति के भार में कितना होता है, तो 60 से 90 ग्राम होता है। क्या चीज, तो अग्न्याशय। यह एक मिश्रित ग्रंथि होता है। यानी एक ये क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है। ये छोटे छोटे पिंडकों से बनी संरचना है। यानी छोटे छोटे कण से, जितने भी छोटे छोटे पिंडक है, जितने भी छोटे छोटे कण है, वो सबसे क्या है, ये बना है अग्न्याशय। ठीक है। इसकी संरचना ऐसे ही है। ठीक, अग्न्याशय की, जैसे कि वो छोटे छोटे कितने से बना है, कणों से बना है, जिनकी कोशिकाएं धनाकार तथा श्रावित होती है। या जो इसकी कोशिकाएं हैं वो कैसा होता है, कोशिकाएं इंग्लिश मतलब कि सेल, जो सेल हैं वो कैसी है, तो धनाकार और श्रावित होती हैं। पिंडकों के मध्य लैंगर-हैंस की दीपिकाएं स्थित होती हैं। जो पिंडक होते हैं उसी के मध्य में जो लैंगर-हैंस होती है, उसकी दीपिकाएं क्या होती है, वहां पे स्थित रहती हैं अग्न्याशय के पास। यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो धनाकार और तथा श्रावित होती हैं, और जो पिंडक के मध्य में है, ठीक है, तो वो जो पिंडक के मध्य में है उसमें लैंगर-हैंस और दीपिकाएं क्या होती है, वहां पे स्थित रहती हैं। जो कि अग्न्याशय का अंतःस्रावी भाग बनाते हैं। जो अग्न्याशय होता है उसका ये क्या कहता है, अंतःस्रावी भाग बनाता है। जो ये कि जो अंतःस्रावी भाग बनाता है कौन, तो अग्न्याशय। अंतःस्रावी भाग हार्मोन्स का स्रावण करती है। जो ये अग्न्याशय है क्या करती है, अंतःस्रावी भाग यानी कि जो स्रावी भाग यानी कि सबसे जो छोटे भाग होते हैं उसमें क्या करता है, हार्मोन्स का स्रावण करता है। ठीक है। तो इसका अब हम लोग देखेंगे क्या, अग्न्याशय का यही था डिफिनेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे, अग्न्याशय का कार्य, यानी अग्न्याशय का कार्य क्या है। देखिए अग्न्याशय का कार्य, अग्न्याशय के कार्य, अग्न्याशय का कार्य में पहला हेडिंग है आपका हार्मोन्स का स्रावण। यानी जो हार्मोन्स का स्रावण है वो उसका इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स के स्रावण को क्रिएशन ऑफ हार्मोन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका हार्मोन का क्या है, स्रावण। ठीक है। तो अग्न्याशय के लैंगर-हैंस की दीपिकाएं में उपस्थित बीटा, यानी बी को हम लोग बीटा बोलेंगे, कोशिकाएं के इंसुलिन, यानी जो अग्न्याशय है जिसमें जो लैंगर-हैंस की दीपिकाएं हैं, ठीक है, उसमें उपस्थित है, किसमें, तो बीटा में, जो कि कोशिकाएं हैं जिसका नाम क्या है, इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। यानी कि जो ये इंसुलिन है और जो अल्फा है, यही कोशिकाओं से क्या होता है, ग्लूकागॉन नामक क्या होता है, वहां पे हार्मोन स्रावण होता है। यानी कि वहां पे एक हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। ये हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का निर्माण, नियंत्रण तथा नियमन करता है। यानी कि ये जो हार्मोन है, जो ग्लूकागॉन है, वो क्या करता है, वो हार्मोन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, उपापचय का नियंत्रण में नियमन करता है। नेक्स्ट है आपका हेडिंग क्या है, बी दूसरा है, यानी एमाइलेज या एमाइलोप्सिन। यानी एमाइलेज और एमाइलोप्सिन क्या है, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे एमाइलेज और एमाइलोप्सिन। ठीक है। तो बी का इसमें है, देखिए यह कार्बोहाइड्रेट के
उस भाग को शर्करा में बदल देता है। यानी कि यह जो एमाइलेज है वो क्या करता है, कार्बो जो हाइड्रेट है उसको शर्करा में, मतलब कि जैसे कि वो कार्बोहाइड्रेट के शर्करा में क्या करता है, बदल देता है, जो मुख गुहा के लार के प्रभाव से बच जाता है। यानी जो मुख गुहा है क्या करता है, वो जो यहाँ मुख गुहा के जो लार है, ठीक है, उसी से क्या करता है, ये बच जाता है। कौन, तो कार्बोहाइड्रेट और शर्करा जो बदल देता है, और जो एमाइलेज है ये लार के कारण एमाइलेज क्या कर देता है, बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज क्या है, यह भोजन में उपस्थित वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देता है। जो लाइपेज है वो भोजन को क्या कर देता है, अम्लों में परिवर्तित यानी परिवर्तन कर देता है, यानी कि चेंज कर देता है। किसमें, तो अम्लों में, वसीय अम्लों में, जो रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो रुधिर के कारण यानी जो ब्लड के कारण क्या करता है, वो लसिका के द्वारा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, यानी अपने ऊपर क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपेज बोलते हैं। जो कि लाइपेज ये है कि जो भोजन में ही अम्लों में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, यानी परिवर्तन ला देता है, और रुधिर की लसिका में वो अवशोषण कर लेता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपेज बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका चौथा, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। यानी ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या है, तो देखिए हेडिंग है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इनके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ये जो ट्रिप्सिन है और जो काइमोट्रिप्सिन है, इसी के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का जो है पाचन होता है। यानी कि जो भी जितने भी प्रोटीन्स हैं उसी का पाचन होता है। किस कारण, तो ट्रिप्सिन के और काइमोट्रिप्सिन के कारण। ये अमाशय में हुए प्रोटीन के आंशिक पाचन को पूर्ण करने में सहायक होता है। यानी कि जो ये प्रोटीन है उसी में जो आंशिक पाचन होता है उसी को पूर्ण करने में क्या करता है, सबसे ज्यादा सहायक करता है। कौन, तो अमाशय। ठीक है, अमाशय में जाकर के ये जो ट्रिप्सिन है मतलब कि क्या करता है, पाचन को क्या करता है, सहायक करता है। किसमें, तो पचाने के कार्य में, यानी जो प्रोटीन है उसको पचाने के कार्य में जो काम करता है उसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है। ठीक है, तो कोई अगर पूछेगा आप लोग से ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या है, तो बोलेगा कि ये प्रोटीन का पाचन करता है, और ये प्रोटीन में जो आंशिक के रूप में जो पाचन करता है उसी वो क्या करता है, पाचन को पूर्ण करने में क्या करता है, सबसे ज्यादा सहायक बनाता है। जैसे हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, LAT, जिसका क्या है ये डिफिनेशन, शॉर्ट में LAT, लाट। ठीक है, जैसे कि इसका L से हो गया फैट, यानी फैट हो गया। ठीक, A से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, T से प्रोटीन, यानी कि L का मतलब लाइपेज को बोल रहा है। ठीक, LAT। ठीक है, जैसे कि लाइपेज, जैसे एग्जांपल में है LAT, लाट। देखिए तो L से फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, शॉर्ट्स में, और ये मतलब डिफिनेशन इसका पूरा क्या हुआ शॉर्ट्स में, और ये डिटेल में, जैसे कि फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ और प्रोटीन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक पाचन। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, केमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस के विकर एंजाइम जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं। यानी बोल रहा है जो ये इसके अंतर्गत में जो आते हैं, जो रासायनिक पाचन है, जो रासायनिक पाचन है इसके अंतर्गत में जो आते हैं वो पाचन ग्रंथियां क्या करता है, स्रावित करता है। किसमें, तो एंजाइम के जटिल घुलनशीलों में, यानी जितने भी जो भोज्य पदार्थ यानी कि जितने भी सब पदार्थ हैं उसमें क्या करता है, घुलनशील के कारण ये एंजाइम को क्या करता है, सरल बना लेता है, और ये घुल एक तोड़ देते हैं। यानी कि जितने भी ये पदार्थ होते हैं उसको तोड़कर और सरल बना देता है, और इससे कारण क्या होता है, इसकी इकाइयाँ बन जाती हैं। मनुष्य में पाचन निम्नलिखित पदों में संपन्न होता है। यानी जो मनुष्य में है, जो बहुत ज़्यादा ये क्या है, पाचन है, निम्नलिखित है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, इसके प्रकार हैं। जैसे कि देखिए हम लोग पहला क्या है, मुख गुहिका में पाचन। मुख गुहिका में पाचन कैसे होता है, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मुख गुहिका में पाचन कैसे होता है, देखिए इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन इन बकल कैविटी। मुख
द्वारा भोजन का अंत ग्रहण होता है, यानी कि जो मुख गुहिका होता है जिसमें पाचन होता है, ये मुख द्वारा जो भोजन होता है इसका क्या होता है, अंत ग्रहण होता है। ठीक है, मुख में उपस्थित दांत भोजन को चबाते हैं, यानी जो मुख में जो उपस्थित रहता है दांत, उसी के कारण लोग क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं, यानी उसी के कारण खाते हैं। मुख गुहिका में उपस्थित लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। जो मुख गुहिका है उसी के कारण, उसी के उपस्थित, उसी लार के उपस्थित जो ग्रंथियां होती हैं, टाइलिन नामक एंजाइम उसमें क्या करता है, स्रावित होता है। किस कारण, तो जो हम लोग जिस दांत से चबाते हैं और ये जो मुख गुहिका में जो लार होता है ग्रंथि, उसी को क्या होता है, टाइलिन बोलते हैं, और टाइलिन नामक जो क्या होता है एंजाइम उसमें स्रावित होता है, जो मंड, स्टार्च, चोकर को शर्करा में बदल देता है। मंड और जो स्टार यानी जो चोकर होता है जो गेहूं में निकलता है, यानी जो आटा होता है, आटा को हम लोग चालते हैं तो जो उसका चोकर जो उसमें से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चोकर। तो उसको इंग्लिश में हम लोग मंड बोल सकते हैं। और स्टार्च यानी कि चोकर, ठीक है, उसी को, तो ये क्या करता है, उसी में वो जो शर्करा है उसी में क्या करता है, ये बदल देता है। कौन, तो मुख गुहिका में पाचन, ठीक है, यानी कि जो शर्करा में क्या करता है, बदल देता है, यानी कि चोकर में बदल देता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जो लार होता है, जो हम लोग के मुंह में लार आता है, उसी लार के कारण ये जो लाइसोजाइम है वो भोजन को आने के कारण में क्या कर, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जितने भी जीवाणु होते हैं उसको क्या कर देता है, वो हम लोग को लार को क्या कर देता है, लार से क्या होता है, मार देता है। यानी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, लार क्या करता है, उसको मार के क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो मुख गुहिका में पाचन इसलिए ऐसी होता है कि जैसे जो हम लोग क्या करते हैं, जो लार होता है वो उसको लार ग्रंथि जो होता है वो जो टाइलिन नामक हम लोग क्या कहते हैं उसको एंजाइम कहते हैं। और जो ये जो चोकर होता है यानी जो स्टार्च हुआ, मंड, उसको क्या करता है, चोकर में बदल देता है। जैसे कि जो आटा को हम लोग चालते हैं तो जिसमें से उसमें जो चोकर बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च। ठीक है, वो शर्करा में बदल देता है। ठीक है, मतलब कि शुगर, ठीक, शर्करा में बदल देता है। फिर वो क्या करता है, जो लाइसोजाइम है वो हमारे भोजन की जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी कीटाणु हैं, उसको क्या कर देता है, मार के खत्म कर देता है, मतलब कि नष्ट कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, देखिए कुछ नोट्स है इसके। तो नोट में क्या है, लार का पीएच मान लगभग 6.8 होता है। जो लार का मान होता है यानी कि जो लार का जितना भी जो पीएच मान होता है, जितना उसका मान होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हेडिंग है। अब है नेक्स्ट हेडिंग है आपका, देखिए क्या, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां में जैसे कि मतलब जो अमाशय में पाचन, यानी अमाशय में पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो अमाशय थैलीनुमा भाग में होता है। यानी जो अमाशय है वो किसमें होता है, थैलीनुमा, यानी कि एक थैलीनुमा, एक थैली की तरह एक होता है, उसी में क्या होता है, इसी में अमाशय रहता है, जिसमें एक बार अंतर ग्रहण किया हुआ भोजन एकत्रित हो जाने के बाद अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्रावन करती है। बोल रहा है कि जो अमाशय है वो कैसी होती है, तो थैलीनुमा भाग की तरह होती है। और ये अगर एक बार जब हम लोग भोजन को या फिर उसके अंतर जो ग्रहण कर लिए जाए, ठीक है, यानी और जो भोजन है वो क्या करता है, उसमें जाने के बाद जो इकट्ठा होता है यानी कि जो एकत्रित होता है, उसके बाद अमाशय की भित्ति से जठर ग्रंथि द्वारा क्या होता है, अपने जठर रस्सी में क्या होता है, श्रावण हो जाता है। मतलब कि अमाशय में पाचन ऐसे होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं और एक बार करने के बाद जो भोजन एकत्रित होता है, मतलब जो एक बार भोजन खाने के बाद इकट्ठा होता है वो किस में जाता है, तो अमाशय की भित्ति में जाता है। और वो जठर ग्रंथि द्वारा क्या होता है, जठर रस का क्या करता है, श्रावण कर लेता है। इसी को हम लोग इसी के द्वारा क्या होता है, अमाशय में पाचन होता है। तो देखिए जठर रस क्या है, तो जठर रस देखते हैं क्या है, आखिर जठर रस किसको बोलते हैं। देखिए जठर रस में 97.99% जल। देखिए जैसे कि जो जठर रस है उसमें कितना 97.99% क्या है, जल है।
और 0.5 सेंटीमीटर HCl है, मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड है। और पेप्सिन, जठर, लाइपेज, रेनिन आदि, मतलब कि ये सब जितने भी हैं एंजाइम श्लेष्म के साथ पाए जाते हैं। मतलब ये जठर रस में इसमें जल की मात्रा कितनी है, तो 97.99% है और जल की, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि 0.5%। और इसमें लाइपेज का, रेनिन का और पेप्सिन का क्या है, इसमें सब में ये जो एंजाइम है इसके साथ क्या है, सब पाए हुए जाते हैं, यानी कि सब क्या है, मिले हुए हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं। जिसका पीएच कितना है, इसका पीएच 2 से 3.5 तक होता है। 2 से यानी 2 से लेकर के और 3.5 तक होता है, वह अम्लीय होता है। यानी कि जो इसका मान होता है 3.5 तक, वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। यानी कि जो जठर रस है ये कैसा है, अम्लीय होता है। और जो इसकी जल की जो मात्रा होती है 97.99%। और इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड और पेप्सिन, जठर यानी कि पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन जितने भी ये सब क्या है इसमें पाए जाते हैं, यानी कि सब इसमें क्या है, मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं। और वह नेक्स्ट हेडिंग है आपका क्या, पेप्साइन। पेप्साइन क्या है, देखिए यह प्रोटीन पाचन एंजाइम है। यानी जो ये पेप्साइन है ये कैसा एंजाइम है, तो प्रोटीन एंजाइम है, ठीक है। तथा प्रोटीन का पेप्टोस पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। यानी क्या करता है, यानी जो पेप्साइन है वो क्या है, एक पाचन एंजाइम है और यह प्रोटीन का पेप्टोस पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। यानी ये जो पेप्टोस है और जो पेप्टाइन है वो क्या करता है, इसमें बदल देता है, किसको, तो पेप्साइन को, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्रोटीन और ये पेप्साइन, इसका पीएच है 2, तो यानी कि 2 इसका पीएच मान है। और पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। यही पेप्सिन का यही डिफरेंशिएशन है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है आपका रेनिन कोकेसिन। रेनिन कोकेसिन क्या है, तो देखिए यह निष्क्रिय रेनिन के रूप में स्रावित होता है। जो ये रेनिन है वो किसमें स्रावित होता है, तो निष्क्रिय के रूप में स्रावित होता है। तथा इसमें HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के H+O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन से क्या करता है, क्रिया करके सक्रिय रेनिन का निर्माण करते हैं। यानी ये बोल रहा है जो ये रेनिन कोकेसिन है ये निष्क्रिय रेनिन बनाता है और इसकी के स्रावित जो होता है, यानी इसका क्या करता है, HCl और जो आयन होता है हाइड्रोजन आयन, उसी के क्रिया के करने से क्या करता है, ये सक्रिय रेनिन में निर्माण करते हैं। यह एंजाइम दूध का पाचन करता है। यह जो एंजाइम है यानी जो ये रेनिन है और जो केसिन है ये क्या करता है, दूध का क्या करता है, श्रावण करता है, यानी कि दूध का पाचन करता है, जो दूध से दही बना देता है। यानी जो ये क्या करता है, अगर मान लीजिए कि जो ये रेनिन है ये दूध का क्या करता है, पाचन करता है। मतलब कि जब हम दूध पीते हैं तो इसकी क्या करता है, पाचन करता है। और ये दूध से क्या होता है, दही में क्या करता है, बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि ये दूध प्रोटीन, केसिन रेनिन हुआ, यानी कि Ca कैल्शियम, ठीक है, आयन, पैराकेसिनेट यानी बनाता क्या है, पैराकेसिनेट बनाता है, ठीक है। मान लीजिए ये दूध, जो ये रेनिन और जो केसिन है ये दूध का पाचन करके दही बनाता है और फिर उसके बाद से ये किस में बन जाता है, पैराकेसिटिन में बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है जठर लाइपेज। जठर लाइपेज क्या है, तो देखिए जठर लाइपेज हम लोग किसको बोलते हैं, जठर लाइपेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक। इसके द्वारा वसा का आंशिक पाचन होता है। जो जठर लाइपेज है ये जो आंशिक पाचन होता है किसके द्वारा, वसा यानी फैट के द्वारा। ये वसा को ट्राइग्लिसराइड्स में बदल देता है। ये जो जठर लाइपेज है ये किस में बदल देता है, वसा को यानी फैट को किस में बदल देता है, तो ट्राइग्लिसराइड्स में ये बदल देता है। अमाशय में भोजन से 4 घंटे रहते हैं। यानी ये जो जठर लाइपेज है इसी में अमाशय में क्या करता है, ये भोजन से कितने रहते हैं, घंटे रहते हैं, तो 4 घंटे रहते हैं। मथन गठियों के कारण भोजन भूरे रंग की लोई जैसी लुगदी में परिवर्तित हो जाता है। जो ये मथन गतियाँ होती हैं उसी के कारण भोजन जो है उसमें भूरे रंग की हो जाती है और लोई की तरह यानी लुगदी बन जाता है, ठीक है। उसी में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी उसी में बन जाता है। जो
कायम कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायम कहते हैं। यहाँ से भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में पहुँचता है, यानी कि ये जो जिसमें किसमें पहुँचता है, तो ये देखिए जिसको हम लोग कायम कहते हैं, और ये मथन ग्रंथियों के कारण भोजन मतलब ये जो अमाशय में पहुंच जाता है, ठीक, फिर उसके कारण धीरे धीरे कहाँ जाता है, तो ग्रहणी में पहुंच जाता है। तो देखिए इसमें छोटी आंत में पाचन, यानी छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, देखिए छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत का अग्रभाग जो ग्रहणी कहलाता है। जो छोटी आंत होता है उसका कौन सा भाग, ग्रहणी भाग क्या होता, अग्रभाग क्या होता है, ग्रहणी कहलाता है। यकृत से पित्त रस एवं अग्नाशय से अग्नाशयी रस की आकार पाचन क्रिया में सहायक करते हैं, यानी कि ये जो यकृत से पित्त रस एवं अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशयी रस की आकार पाचन क्रिया में सहायक होता है। जो ये छोटी आंत है किसमें, अग्रभाग के क्या होता है, ग्रहणी में तो पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। छोटी आंत से ग्रहण भाग में पहुंच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी कहते हैं। इसके बाद यकृत से और पित्त रस से में क्या होता है, अग्नाशय के रस की आकार का क्या होता है, पाचन क्रिया में सहायक करता है। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है पित्त रस। पित्त रस क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। पित्त रस क्षारीय होता है। जो पित्त रस होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। जिसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है। पित्त रस का मुख्य कार्य वसा का इमल्सीकरण तथा अमाशय से प्राप्त भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। ये बोल रहा है जो पित्त रस है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। उसकी पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है। और इसकी जो पीएच रस का मुख्य कार्य होता है वो कैसा होता है, तो इसकी वसा की कैसे होता है, इमल्सीकरण होता है, और ये अमाशय से क्या होता है, प्राप्त होता है। इसका रंग हल्का हरा पीला पित्त वर्णक बिलुरबिन तथा विलरवर्डिक के कारण होता है। ये बोल रहा है जो इसका रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। किस कारण, तो बिलुबिरिन के कारण, यानी कि जो इसका जो रंग है वो क्यों पीला क्यों होता है, तो किस कारण होता है, तो बिलुबिरिन के कारण होता है। और ये विलवर्डिक के कारण भी क्या होता है, पीला इसका रंग होता है। उत्सर्जित मल का रंग भी पित्त के वर्णकों के कारण ही होता है। जो ये उत्सर्जित मल होता है, ठीक है, उसका भी रंग पीला क्यों होता है, तो ये पित्त के जो वर्णक है उसी के कारण ये क्या होता है, पीला होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है रसांकुर। रसांकुर क्या है, चलिए देखते हैं रसांकुर। छोटी आंत की आंतरिक श्लेष्म परत पर रसांकुर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती है। जो ये रसांकुर है वो छोटी आंत में होती है, और जो ये आंतरिक श्लेष्म होती है, ठीक है, जिसकी उसकी परत जो है वो कितनी की ऊंचाई होती है, 1 मीटर की क्या होती है, ऊंचाई होती है। यह स्तंभ आकार उपकला ऊतक से ढके रहते हैं। जो इसका आकार होता है वो कैसा होता है, उपकला की तरह। जो इसका आकार है वो कैसा, उपकला ऊतक से क्या होता है, ढका रहता है। और जो इसका आकार है वो कैसा होता है, स्तंभ की तरह होता है। ये आंत में होने वाले अवशोषण को सतह को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी कि जो इसकी आंत होती है उसको अवशोषण से क्या होती है, थोड़ा सा इसकी सतह जो है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं, जो कि किसमें होती है, छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट हेडिंग है सूक्ष्माकार। सूक्ष्माकार क्या है, देखिए सूक्ष्माकार क्या है। रसांकुर की सतह कोशिकाओं पर बहुत से सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्माकार निकले होते हैं। जो रसांकुर की सतह होती है वो कैसी होती है, कोशिकाओं पर बहुत
से क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं और सूक्ष्माकार निकले उसके क्या होते हैं जो आंत में अवशोषण हेतु सतह को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। जो इसकी आंत है, आंत में क्या जाके करता है, अवशोषण से क्या करता है, उसकी सतह पे क्या करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी अत्यधिक बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो बढ़ा देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। रसांकुर ऐसा चीज़ है कि जो कोशिकाएं होती है, यानी कि जो सेल है सूक्ष्मदर्शी, मतलब जो सूक्ष्मदर्शी किसको बोलते हैं, तो माइक्रोस्कोप को बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सूक्ष्माकार से क्या होता है, निकलते हैं और आंत में अवशोषण होकर के इसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा इसकी सतह क्या होती है, बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका भोजन का स्वागीकरण। भोजन का स्वागीकरण क्या है, देखिए, पाचन के बाद भोज्य पदार्थ अत्यंत सरल तथा जल में विलय हो जाते हैं। यानी कि जो भोजन का पदार्थ है वो कैसे हैं, तो जो जल में क्या करता है, वो उसमें क्या होता है, विलय हो जाता है, यानी कि मिल जाते हैं। इस रूप में कोशिका के जीव द्रव्य में इसका स्वांगीकरण कर लिया जाता है। यानी जो इसका रूप होता है, जो कोशिकाओं के यानी कि जो सेल के जीव द्रव्य हैं, इनका जो क्या होता है, स्वांगीकरण में क्या हो जाता है, लिया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भोजन का स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हेडिंग मल परित्याग का बहिश्रेपण, यानी जो मल है उसका जो परित्याग है उसका बहिश्रेपण क्या है, ठीक है। अवशोषण के बाद अनेक पदार्थ अपचित रह जाते हैं। यानी कि जो अवशोषण, यानी कि जो भोजन करने के बाद जो भी पदार्थ हो जाते हैं, जो बच जाते हैं, अवशोषण करने के बाद जो पदार्थ बच जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपचित हो जाते हैं, यानी अपचित हो जाते हैं, ठीक है। जिनका शरीर के अंदर रखना हानिकारक हो सकता है, यानी कि अपचित हो जाता है, जैसे कि मतलब पचता नहीं है, ठीक है। और इसको हम लोग अपने बॉडी के अंदर, मतलब कि अपने शरीर के अंदर रखने से हम लोग का क्या हो जाता है, हानिकारक होता है। क्योंकि हमको वो जो पदार्थ होता है उसको रखना नहीं चाहिए। अतः मानव गुद्दा द्वारा इनका बहिश्रेपण कर देता है। यानी कि जो इसका मानव, यानी कि जो मानव, अतः ये जो मानव गुद्दा द्वारा, यानी कि जो मानव के जो गुद्दा द्वारा होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें बहिश्रेपण क्या होता है, कर दिया जाता है। तो ये आपका मल प्रत्याग का क्या था, बहिश्रेपण था। ये आपका इसका डिफिनेशन था, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या, अभी के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 5 में पढ़ेंगे श्वसन क्रिया, और श्वसन क्रिया के कार्य, यानी श्वसन क्रिया क्या होता है और श्वसन क्रिया के कार्य कैसे होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।